हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का रिसोर्स यूपीपीएससी के चैनल पर। और हमारी उत्तराखंड के पीसीएस टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप में से जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है, अगर अभी तक नहीं देखा तो आप 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक देख सकते हैं। और उत्तराखंड स्पेशल जो पॉलिटी का पेपर था 9 नंबर, वो भी मैंने पहले अपलोड कर दिया है। वैसे 6 पेपर अपलोड हो चुके हैं, बट क्योंकि उत्तराखंड पॉलिटी इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा लाओ इसको पहले अपलोड कर देते हैं। ये टेस्ट पेपर हमारा 7 है और ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो कई क्वेश्चन जैसे कई क्वेरीज आती हैं। पहली बात तो मैं इंग्लिश जो ट्रांसलेशन उसको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। दूसरी बात, इन केस कोई एक आधा क्वेश्चन कई बार मिस्टेक प्रिंट होता है, तो अगर आपको पता चल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता चलता या आपको पता चलता आप मुझे मैसेज करते तो मैं उसे दोबारा चेक करूँगी, है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फालतू में कोई टाइम नहीं बर्बाद करते। देखिए फर्स्ट पेपर है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इकोर्निया क्रैसिप्स वृक्ष का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है, इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि चना, मटर तथा धान के पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1977 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर से हुई थी। तो ऑप्शन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। अब हमें इनमें से बताना कि कितने कथन सत्य हैं। इकोर्निया क्रैसिप्स वृक्ष का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है, इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, सही है। चना, मटर तथा धान, ये भी आपका सही है। तो बात करें तो फर्स्ट, यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहे हैं फर्स्ट और थर्ड। हाँ, चना, मटर तथा सेम के पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। यहाँ पर इन्होंने कह दिया है चना, मटर तथा धान। यहाँ पर जो धान लिखा गया है ये आपका गलत कर दिया इस ऑप्शन को। तो चना, मटर तथा सेम के पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता, और इसलिए पता है। और भारत में जो आपका थर्ड ऑप्शन है सही है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड क्यों गलत है तो मैंने बता दिया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, पर्यावरण का निर्माण जैविक घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों के मेल से होता है। सेकेंड, वर्षा की मात्रा वातावरण में नमी पर निर्भर करती है। थर्ड, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो नाइट्रोजन गैस की कमी हो जाएगी। फोर्थ है कि भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो लिंक मतलब नीचे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, या डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बात करें यहाँ पर तो पर्यावरण का निर्माण जैविक घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों के मेल से होता है। यहाँ पर इन्होंने पूछा कि कितने विकल्प सही है, तो सी ऑप्शन यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है आपका। थर्ड यहाँ पर क्यों गलत है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। इन्होंने क्या कहा कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो नाइट्रोजन गैस की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का कितने ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिए इस तरीके से। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, एनवायरनमेंट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, जियोमॉर्फिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये चीजें यहाँ पर इस तरीके से आपका जो ट्रांसलेशन है दिया गया, आप अच्छे से देख लें फिर समझ लें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, एजेंडा 21 धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। Rio+20 सम्मेलन धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है। सेकंड है कि EPA का पूर्ण रूप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अधिनियम है। थर्ड है कि NEA का पूर्ण रूप नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी है। फोर्थ है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित किया गया था। तो कह रहे हैं कूट दिया गया ऑप्शन ए केवल सेकेंड और थर्ड, बी केवल थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, या डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन हमारे सही है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। सेकेंड आपका क्यों गलत है, क्योंकि EPA का जो पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्होंने बोला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अधिनियम। ये अधिनियम नहीं होगा बल्कि ये यहाँ पर एजेंसी दिया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझ लें कि ये सेकंड ऑप्शन क्यों गलत हो गया।
और NEA का जो पूर्ण रूप है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। तो इस तरीके से सी ऑप्शन मतलब कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारा सही है, सेकेंड हमारा गलत है। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो तब तक आप इसको भी देख लीजिए क्वेश्चन को, 3rd नंबर क्वेश्चन है और इसका सेकंड ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इको मार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उन उत्पादों के लिए जारी किया जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र पर कम से कम प्रभाव के उद्देश्य से मानकों के एक सेट के अनुरूप होते हैं। सेकेंड, वर्ष 1962 में लेखक रेचल कार्सन द्वारा प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग कीटनाशक के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को दर्शाती है। थर्ड है, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। अब इनमें से कितने विकल्प सही है वो बताना है हमें। तो बात करें अगर यहाँ पर, तो इको मार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उन उत्पादों के लिए जारी किया जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र पर कम से कम प्रभाव के उद्देश्य से मानकों के एक सेट के अनुरूप होते हैं, ये सही है। बात करें अगर यहाँ पर, तो सारी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। अब ये जो आपका एक ऑप्शन दिया है कि वर्ष 1962 में लेखक रेचल कार्सन द्वारा प्रकाशित, ये आपका यूपी PCS का क्वेश्चन है और ये आया हुआ है, मैंने इसे अटेंड भी किया था और ये मैंने पढ़ा भी था। तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एनवायरनमेंट में तो खास करके आते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत वास्ट तो नहीं है, उसके कुछ चुनिंदा पोर्शन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ओके। ये रहा आपका इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तब तक आप जो जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश वाले हैं, जो भी हैं दोस्त मेरे, वो इसको देख लें। हम बढ़ते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे गलत विकल्प बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया था। थर्ड, केरल के आलप्पुझा जिले में प्लाचीमाडा एक छोटा सा गांव है जो कोका कोला फैक्ट्री द्वारा पर्यावरण को भारी नुकसान के कारण खबरों में था। तो ऑप्शन दे रहे हैं कि ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि इनमें से कितने ऑप्शन जो हैं वो गलत है वो बताना है। बात करें तो सी ऑप्शन आपका बता रहे हैं कि गलत है। क्यों गलत है? पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण, ये आपका सही है। केरल के पलक्कड़ जिले में, प्लाचीमाडा एक गांव है, इन्होंने बोला अल्पुझा जिले में, ये नहीं होगा। पलक्कड़ जिला है, नाम सुना है कई बार आप लोगों ने करंट अफेयर में, तो ये हो जाएगा पलक्कड़ जिला, ठीक है। वहां में प्लाचीमाडा एक छोटा सा गांव है जो कोका कोला फैक्ट्री द्वारा पर्यावरण को भारी नुकसान की वजह से चर्चा में था, ठीक है, या उसके कारणों में खबरों में था। फिलहाल तो आपका ये क्वेश्चन पता चल गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन गलत है, विच मीन्स कि 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का फिर से चयन करना है हमें। ऑप्शन फर्स्ट, जैवमंडल को पृथ्वी के सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। सेकंड, वनीकरण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैवमंडल भंडार, ये तीनों कारक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। थर्ड, मरुस्थलीकरण भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। एंड 4, एजी टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन दिया गया है ए फर्स्ट केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल थर्ड, एंड डी केवल थर्ड और फोर्थ। तो बताना है कि इनमें से कितने विकल्प गलत हैं। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, एजी टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी शब्द प्रस्तावित किया था। वनोन्मूलन भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। इन्होंने बोला मरुस्थलीकरण, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। मरुस्थलीकरण तो कम जगह पर है, वनोन्मूलन, ठीक है, वनोन्मूलन ये इसका सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन रहा, ये इस तरीके से ट्रांसलेशन है, तो आप देख लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम घास, टिड्डा, मेढक और सांप है। सेकंड, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की वह सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वहन क्षमता कहलाती है। थर्ड, खाद्य श्रृंखला में मानव को प्राथमिक उपभोक्ता तथा द्वितीयक उपभोक्ता के संदर्भ में जाना जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर फिलहाल गलत ही ऑप्शन का चयन करना, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। बताना कि कितने ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो फिलहाल आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, फाइटोप्लैंक्टन समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है।
सेकेंड है उत्पादक जैविक एवं अजैविक संघटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड, एक आहार श्रृंखला का सही क्रम डायटम, हेरिंग, क्रस्टेशियाई है। तो ऑप्शन दिया है ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से कितने विकल्प सही हैं वो बताना है। बात करें क्वेश्चन की तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये आहार श्रृंखला का सही क्रम इन्होंने बताया ना, इसमें ये गलत है। डायटम के बाद क्रस्टेशियाई फिर हेरिंग आता है, जबकि इन्होंने पहले हेरिंग और बाद में क्रस्टेशियाई कर दिया। तो ये ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सही विकल्प पूछा था तो आपका फर्स्ट और सेकेंड सही है, विच मीन्स की करेक्ट ऑप्शन पूछा था। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो देख लीजिए जो भी दोस्त हैं, हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, परपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। सेकंड, सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होती है। थर्ड, जैवमंडलीय परितंत्र में ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है। तो कहते नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। तो बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की, तो आपका सी ऑप्शन सही है, विच मीन्स की फर्स्ट और थर्ड सही है। सेकेंड आपका यहाँ पर गलत है। ये कह रहे हैं कि देखो, सौर ऊर्जा परिस्थितिकी निकाय तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होती है। जैवमंडलीय परितंत्र में ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होती है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है और परपोषी स्तर पर उत्पादन को द्वितीय उत्पादक कहा जाता है। अब देखो, इसमें से सारा कुछ एकदम सेम है, केवल यहाँ पर तंत्र नहीं लिखा है, इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए ये वाला मतलब फैक्ट गलत है। तो आपका 9 का मैं टिक कहाँ लगा दिया मैंने, सॉरी, 9 का बी सही है, यानी कि सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड सही है। फर्स्ट कह रहे हैं कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है और परपोषी स्तर पर उत्पादन को द्वितीय उत्पादकता कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, वो मैंने मिस्टेक से सी ऑप्शन लगा दिया था, उसको आप कट कर लीजिएगा। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से आप देख लें, आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर भी गलत विकल्प ही बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, तालाब तथा समुद्र पारिस्थितिक तंत्रों में बायोमास का पिरामिड उल्टा पाया जाता है। सेकंड कह रहे हैं कि औसतन एक पोषी स्तर में बायोमास के रूप में संग्रहित ऊर्जा का केवल 10% ही एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है। इसे 10% नियम के रूप में भी जाना जाता है। पर्यावरण में आपने ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी, ऊर्जा के नियम में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन दिया गया है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड एंड डी इनमें से कोई नहीं। अब हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है वो बताना है। तो आपके सारे ही ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं का मतलब क्या, कि इन्होंने पूछा था कि गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कि ये किस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट है, जिसके आई थिंक डायरेक्टर कह सकते हैं ज्ञान सर हैं। तो ये उन्हीं की टेस्ट सीरीज है। ये मेरा कोई भी कंटेंट इसमें नहीं है, मेरा सिर्फ इतना योगदान है कि मैं आपको इसको वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका इस इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो जो जिन दोस्तों को इंग्लिश में है तो वो अपना देख लेंगे, बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, जापान में नोबी और कांतो के मैदान अवस्थित हैं। सेकेंड, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न की गई थी। थर्ड, फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्रों के कारण होता है। एंड फोर्थ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, या डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब इनमें से कितने विकल्प सत्य हैं वो बताना है। बात करें तो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन्होंने जो ये बोला कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाता है यहाँ से कट। जब फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा तो ये गया, ये गया और ये गया। ठीक है, क्योंकि इनमें फोर्थ ऑप्शन दिया गया है। तो आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, आई होप की चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा जरूर, मैं कोशिश करूंगी सॉल्व करने की। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाँ, बढ़ते फिलहाल आगे।
नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट, प्रेयरी घास के मैदानों, पर्णपाती, पतझड़ी वनों और टैगा वनों की तुलना में गहरे सागरों में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। बी कह रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है। सी कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एंड डी, वंदना शिवा टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका है। अब इसमें से कौन सा विकल्प गलत है वो बताना है। तो देखो, बात करें अगर यहाँ पर, तो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है, उत्पन्न करती है। एंड इन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को, ये जो है सी ऑप्शन 2 मई नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें आया ही था, तो 2 मई नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि गलत पूछा है तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत सुमेलित है, बाकी सभी आपके सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया क्यों उसका गलत है। चलो ये देख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। सेकंड, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करते हैं। अब ध्यान रखना है थोड़ा सा, और ये है आपका क्वेश्चन में कि गलत बताना है। थर्ड है कि जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन दिया गया ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इनमें से कितने कथन गलत हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो अगर बात करें क्वेश्चन की, देखो फिलहाल आपके तीनों ही ऑप्शन सही सुमेलित हैं। उन्होंने पूछा था गलत विकल्प, तो डी ऑप्शन है इसका कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए इसको टिक किया था कि थोड़ा ध्यान रहेगा, ओके। जब पूछते नहीं या है तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता जिसे 50 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था 21 मार्च 1994 को प्रभाव में आया था। सेकंड, मिलुतिन मिलनकोविच ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव जलवायु परिवर्तन का एक कारक है। थर्ड, धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती या उत्सर्जित होती है। एंड फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैसें वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, एंड डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब इनमें से कितने विकल्प सही हैं वो बताना है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि सारे विकल्प सही हैं। अब सारे विकल्प मैं पढ़ के कोशिश करती हूँ कि ना बताऊं, जहां इंपॉर्टेंट लगता वहीं बताती हूँ, है ना। तो ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन, आप इसको देख लो, तब तक वीडियो पॉज करके हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, ओजोन परत जीवमंडल को पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बचाती है। बी, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। सी, जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2012 में जारी की गई थी। एंड डी, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब बताना है यहाँ पर कि कितने कथन इसमें से गलत हैं। बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये सही है। सी जो है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2012 में नहीं बल्कि 2008 में जारी की गई थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर गलत सुमेलित है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन, तब तक आप लोग देख लें, ठीक है। उन्होंने पूछा इस तरीके से, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है, विभिन्न देशों के बीच घातक कचरे के हस्तांतरण और उनके कुशल निपटान को रोकने के उद्देश्य से गठित बेसल कन्वेंशन 22 मार्च 19। सेकेंड ऑप्शन में कि 1994 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय स्थायी भूमि प्रबंधन के साथ पर्यावरण और विकास को एकीकृत करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो ऑप्शन दिया ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि इनमें से कितने कथन गलत हैं, तो वही हमें बताना कि कितने ऑप्शन गलत है। ऑप्शन की बात करें तो विभिन्न देशों के बीच घातक कचरे के हस्तांतरण और उनके कुशल निपटान को रोकने के लिए आपको पता है कि उसके उद्देश्य से बेसिल कन्वेंशन गठित किया गया था, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर सही है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से
सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट है, कानूनी रूप से बाध्यकारी किगाली संशोधन के तहत 197 देश 245 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 85% तक कम करने के लिए एक समय सारणी बनाने पर सहमत हुए। सेकंड कह रहे हैं कि मीनामाता कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारा और इसके यौगिकों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध एक वैश्विक संधि है, जिसे 2013 में कुमामोटो जापान में अपनाया गया था। तो ऑप्शन दिया गया है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कितने कथन सत्य हैं। तो बात करें अगर यहाँ पर कि कितने ऑप्शन सत्य हैं, तो सी ऑप्शन सत्य है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन हमारे सत्य हैं। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो इसको भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, वियना सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है, लेकिन एंड सेकंड कह रहे हैं कि रूपरेखा के रूप में कार्य करता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग के लिए उत्सर्जन लक्ष्यों को कानूनी रूप से बाध्य नहीं करता। सेकंड कह रहे हैं कि रॉटरडैम कन्वेंशन को 1998 में नीदरलैंड के रॉटरडैम में पार्टियों के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था और 24 फरवरी 2004 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन है कि ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, डी ना इनमें से कोई नहीं। तो बताना कि इनमें से कितने विकल्प सही हैं। बात करें तो इनमें से दोनों ही विकल्प यानी कि सी ऑप्शन सही है, विच मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। अब इनकी डिटेल जो व्याख्या है वो आंसर में दी गई है, तो मैं पीडीएफ भेजती हूँ, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, स्थायी जैविक प्रदूषक आमतौर पर कार्बनिक रासायनिक पदार्थ कार्बन आधारित होते हैं। सेकंड, स्थायी जैविक प्रदूषक जैव आवर्धन के माध्यम से जीवित जीवों में एकत्रित होते जाते हैं। थर्ड है, स्थायी जैविक प्रदूषक वसायुक्त ऊतक में घुलनशील नहीं होते हैं, किंतु स्थायी जैविक प्रदूषक आसानी से जल में अवशोषित हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। कितने ऑप्शन इनमें फिलहाल गलत हैं। तो बात करें तो इसमें से थर्ड ऑप्शन हमारा फिलहाल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि स्थायी जैविक प्रदूषक जल में घुलनशील नहीं होते, किंतु स्थायी जैविक प्रदूषक आसानी से वसायुक्त ऊतक में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा जैविक प्रदूषक आसानी से जल में अवशोषित हो, इसलिए ये गलत है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में से हैं। ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकंड भूटान, थर्ड म्यांमार, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ इंडोनेशिया। तो ऑप्शन है ए केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी केवल थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, एंड डी उपरोक्त सभी। अब इनमें से कितने इसमें शामिल हैं टाइगर रेंज देश में? तो ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन सही है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओ, पीडीआर पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया। ठीक है, तो फिलहाल जितने ही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ये सारे के सारे शामिल हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्या पूछा था, तो आपको पता है क्वेश्चन अच्छे से 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के बारे में पूछा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए 9 अप्रैल 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में बाघों की जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए। सेकंड यानी बी ऑप्शन, इस जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या वर्ष 2022 में बढ़कर 3167 हो गई, जो वर्ष 2018 में 2967 थी। सी ऑप्शन है, इस जनगणना के अनुसार पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मतलब कितने विकल्प गलत है वो बताना है। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अब गलत नहीं है इसका मतलब ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो आपको इसमें से सारी चीज़ों को अच्छे से पीडीएफ से देख लेना। मैं ऑप्शन नहीं बता रही हूँ पढ़ करके। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट है कि 2018 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बाघों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, सेकंड कर्नाटक, थर्ड उत्तराखंड एंड फोर्थ महाराष्ट्र। ऑप्शन है ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड, सी थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट, एंड डी फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। मतलब इनको लगाना है आरोही क्रम में कि इनमें से घटते से बढ़ते। बात करें तो मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक 524, तो वो नहीं बताएंगे, हम यहाँ से बात कर लेते हैं। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन मतलब महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक और फिर आपका मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो गई। सारे ऑप्शन बताने में टाइम लग जाएगा। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, बायोडीजल सोयाबीन, रेपसीड और सूरजमुखी के बीजों से निकाले गए वनस्पति तेलों से निर्मित होता है। बी, चीनी फसलों या स्टार्च फसलों से प्राप्त साधारण शर्करा के किण्वन द्वारा इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, आपको पता है। सी ऑप्शन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अनुसार 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में त्रिपुरा को सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में चुना गया है। एंड डी ऑप्शन है कि कार्बन क्रेडिट से तात्पर्य है कि धारक को 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताना कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बात करें तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? देखो, ये कह रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट से तात्पर्य है कि धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गृह गैसों के उत्सर्जन का अधिकार दिया जाता है। यहाँ पे 10 टन दिया था, ये आपका गलत हो जाएगा। 10 टन नहीं है, 1 टन हो जाएगा। ओके, तो ये आई थिंक कि क्लियर हो गया। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस तरीके से। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम अपडेट के अनुसार गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, 54 टाइगर रिजर्व भारत के भूमि क्षेत्र के 2.3% हिस्से पर कब्जा करते हैं। बी, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सी, त्रिपुरा का ओरंग टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। डी, उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां नवीनतम घोषित टाइगर रिजर्व है। तो अब इसमें से कौन सा विकल्प गलत है ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। बात करें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बता रहे कि गलत है। क्यों? क्योंकि टाइगर रिजर्व भारत के, वो तो आपको पता है। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ये भी सही है। असम का ओरंग टाइगर रिजर्व, ये आपका जो इन्होंने त्रिपुरा बोला, ये त्रिपुरा में नहीं है बल्कि ये आपका असम में है, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, बाकी सभी सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो इस तरीके से आप पढ़ लें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा 2009 में निम्नलिखित में से किन बायोस्फीयर रिजर्वों को अधिसूचित किया गया था। ऑप्शन ए, पंचमढ़ी जैवमंडल आगार। सेकंड, अचानक कमार अमरकंटक जैवमंडल आगार। थर्ड, नोकरेक जैवमंडल आगार। फोर्थ, सिमलीपाल जैवमंडल आगार। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ऑप्शन ए, मतलब बताना है कि कितनों को अधिसूचित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्वों के लिए। ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बी, केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सी, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। या डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब हमें यहाँ पे बताना होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि सी ऑप्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं किया गया था अधिसूचित। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, चलिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, 2015 अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। बी, 2008 स्वच्छता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सी, 2010 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। एंड डी, 2012 अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। तो अब इसमें से कौन सा गलत विकल्प है वो हमें बताना है। क्वेश्चन की बात करें तो डी ऑप्शन बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष आपका जो मनाया गया वो 2011 में, ना कि 12 में, ठीक है। तो 2011 में हो जाएगा सही, ये हो जाएगा गलत, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि विकल्प इसका सही, ठीक है। तो ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। सेकंड, इकोटोन 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों का एक संक्रमण क्षेत्र होने के कारण इकोटोन जैव विविधता से समृद्ध होता है। थर्ड, 2 पर्यावासों की सीमा पर समुदाय या समष्टि की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों को कोर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है हमारा, मतलब कूट दिया गया। ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। बी, केवल सेकंड और थर्ड। सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। या डी, उपरोक्त सभी। अब इनमें से कितने कथन सत्य हैं वो बताना है और कितने असत्य है। तो सत्य विकल्प का ही चयन करना है। तो फिलहाल उपरोक्त सभी सत्य हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना, जितना कम से कम हो टाइम इसमें लगे। ज़्यादा टाइम लगाना वीडियो में अच्छी बात नहीं है, ये आप देख लीजिए इस तरीके से। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, प्रवाल एक प्रकार के कशेरुक जीव होते हैं तथा प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए प्रकाश की स्थिति आवश्यक होती है। सेकंड कह रहे हैं, वह क्षेत्र जहां कोई जीव दैनिक या आवधिक आधार पर निवास तथा विचरण करता है उसे गृह परास के रूप में जाना जाता है। थर्ड, उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम में C4 प्रकार की घास प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम में C4 प्रकार की घास प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो मिट्टी की थोड़ी नमी के साथ भी
उच्च स्तर की प्राथमिक उत्पादकता बनाए रखती है। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि इसमें से कौन सा कथन हमारा गलत है। ठीक है, बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत कह रहे हैं, क्योंकि प्रवाल एक प्रकार के अकशेरुकी जीव होते हैं। इन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर कशेरुकी जीव होते हैं, इसीलिए ये वाला कथन हमारा गलत हो जाता है। बाकी और भी चीज़ें अच्छे से दी गई, जो कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर रचना वाले खोखल में रहते हैं या खोल में रहते हैं, वो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना। वैसे भी प्रवाल भित्ति के बारे में कुछ आइडिया तो आपको होगा ही अच्छा खासा, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय वनस्पतियों के लिए रेड डेटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। सेकंड, डॉक्टर वोल्कर की सिफारिश पर भारत की पहली वन नीति 1894 में तैयार की गई थी। थर्ड, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में वर्ष 2008 के दौरान विश्व के पहले बाघ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन है ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड एंड डी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। अब इसमें से सही विकल्प हमें बताना है। तो बात करें तो फर्स्ट और सेकंड हमारे विकल्प सही हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में वर्ष 2008 नहीं बल्कि 2010 में, ठीक है, 2010 के दौरान विश्व के पहले बाघ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए यही वाला कथन हमारा हो जाता है गलत। बाकी फर्स्ट और सेकंड आपके कथन हो जाते हैं सही। ठीक है, बाकी ये चीज़ें देख लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वर्ष 2021 में ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में पार्टियों के सम्मेलन के 26वें सत्र में जलवायु कार्रवाई के निम्नलिखित घोषणाएं की थी। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बी 2050 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करना है। सी 2030 तक 500 गीगावाट और जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना है। डी 2005 के स्तर से 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी करना है। तो ये कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं या नहीं सत्य हैं। ठीक है, आंसर की बात करें, गलत विकल्प का चयन करना यहाँ पर भी दिया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका गलत विकल्प है। ठीक है, अब गलत विकल्प क्यों है, क्योंकि आपको देख लेना यहाँ जो कह रहे 2050 तक, तो 2050 तक नहीं 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करना है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लासगो समिट से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए भारत का कुल बांस आच्छादित क्षेत्र 15.0 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। बी 2019 की तुलना में देश में कुल बांस आच्छादित क्षेत्र में 1.06 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है। सी बांस आच्छादित क्षेत्र की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एंड डी बांस आच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि मिजोरम में दर्ज की गई है। तो यहाँ पर गलत विकल्प बताना है। तो ऑप्शन की बात करें तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल गलत है। ठीक है, क्योंकि बांस आच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश 1.84 मिलियन हेक्टेयर प्रथम स्थान पर है और इन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, इसलिए ये वाला आपका हो जाता है गलत। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए अक्टूबर 2022 में राजस्थान में एक नए बाघ अभ्यारण्य दुर्गावती की स्थापना को मंजूरी दी गई। सेकंड, तमिलनाडु ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य के करूर और डिंडीगुल जिलों में लगभग 11,806 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्रफल में फैले कुडूर स्लेंडर लेरिस अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह तमिलनाडु के बारे में बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में लद्दाख में देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कितने कथन गलत हैं वो बताना है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल गलत है। अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश में एक नए बाघ अभ्यारण्य दुर्गावती की स्थापना, जिसको इन्होंने राजस्थान बताया, ये आपका गलत हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब ऑप्शन हो गया गलत। बाकी ये चीज़ें इस तरीके से देख लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए मृत जीवी जैव अपघटक मृत जानवरों या पौधों से आवश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। सेकंड, कीट भक्षी पौधे मुख्यतः उन स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। सी फास्फोरस चक्र में वायुमंडल की भूमिका नगण्य है क्योंकि जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। डी इनमें से कोई नहीं। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन हमारे गलत हैं वो बताना है। बात करें तो मृत जीव, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल
गलत है। कीटभक्षी पौधे मुख्य रूप से उस स्थान पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए कीटों मकड़ियों सूक्ष्म जीवों का सेवन करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, घटपटपी, ब्लैडर वार्ड। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर गलत 33 नंबर क्वेश्चन का। बाकी आप ये क्वेश्चन इस तरीके से देख लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, अधिकांश कोयला खदानों में मीथेन और वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, इसलिए इस गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है। बी, कार्बन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक दोनों घटकों में पाया जाता है। सी, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन और तापमान इत्यादि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को सीमित करते हैं। एंड डी, कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट, प्रोफेनोफोस और ट्राइजोफोस इत्यादि रसायनों का इस्तेमाल कृषि में कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर भी गलत कथन बताना कि कौन सा कथन गलत है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाता है गलत। ठीक है, क्यों गलत हो जाता है उसको फिर आप पढ़ लेना। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम बढ़ते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कार्बन स्टॉक की दृष्टि से मिजोरम का देश में प्रथम स्थान है। सी, प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की दृष्टि से जम्मू एवं कश्मीर का देश में प्रथम स्थान है। डी, देश में कार्बन स्टॉक के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो बताना कि इसमें से कितने कथन गलत हैं। बात करें अगर भारत वन स्थिति रिपोर्ट, तो काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। बी ऑप्शन आपका फिलहाल यहाँ पर है गलत। ठीक है, क्यों गलत है? कार्बन स्टॉक की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए ताज़ा पानी आवश्यक है। बी, घास स्थलीय बायोम में कम वर्षा के कारण सीमित मात्रा में पानी उपलब्ध होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में पौधे घास को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते। सी है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट की अवधारणा को वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा पेश किया गया था। तो कह रहे और डी, इनमें से कोई नहीं। बताना कि इनमें से कितने कथन गलत है या कितने जो ये फैक्ट दिए गए वो गलत है। बात करें तो मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए खारा पानी आवश्यक है। ताजे पानी की तुलना में खारे पानी में मैंग्रोव वनस्पति का विकास अधिक होता है। इन्होंने यहाँ पर ताज़ा पानी दिया, तो इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर पहले ही गलत हो जाता है। ठीक है, ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, शैवालों को स्वपोषी की श्रेणी में रखा गया है। बी, शैवाल हरे क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। थर्ड, ग्रेट बैरियर रीफ को एल नीनो एक प्रकार की अनियमित गर्म या ठंडी महासागरीय धारा के कारण सतह के अत्यधिक तापमान से खतरा रहता है। तो ऑप्शन दिया गया ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से कितने विकल्प गलत है। तो फिलहाल डी ऑप्शन सही है, यानी कि इनमें से कोई भी विकल्प गलत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आंकड़ों के अनुसार हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी पदार्थ माना गया है। सेकंड, केल्प वन विश्व के ठंडे और शीतोष्ण महासागरों के उथले और तटीय जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, सिर्फ उन क्षेत्रों में ही ये वन पाए जाते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बात करें अगर क्वेश्चन के आंसर की, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर केवल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आंकड़ों के अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी पदार्थ माना गया है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इनमें से कितने विकल्प सही हैं। तो आपका हाँ, केल्प वन विश्व के ठंडे और शीतोष्ण महासागरों के उथले और तटीय जल, यानी कि ये आपका सही है। फर्स्ट आपका सही नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कथन को देख के तो इसका आंसर सी सही होना चाहिए, पर इन्होंने बी बताया है। क्यों बताया मुझे नहीं पता, इसको या तो गूगल करके देखेंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, स्वपोषित जीवों की ऊर्जा प्राप्त करने या भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। बी, विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल का प्रवाह जो उसके परितंत्र को बनाए रखने में सहायक होता है, ई प्रवाह कहलाता है। सी, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करते हैं। एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। तो फिलहाल डी ऑप्शन सही है, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका ट्रांसलेशन, इसको भी आप देखते चलते हैं। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें।
ठीक है, ये गलत विकल्प है। ऑप्शन है मतलब गलत विकल्प बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट, समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है क्योंकि यह प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। सेकेंड, हेलोफाइट्स वे पादप होते हैं जो कम लवणता वाले जल में विकसित होते हैं तथा इन पादपों को अपने विकास के लिए सूर्य के अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। थर्ड कह रहे कि पादप प्लवक अपना भोजन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके बनाते हैं और इन पादप प्लवक को जीव प्लवक द्वारा अपना भोजन बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। बताना है फिलहाल कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल आपका गलत है, ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन। क्यों गलत है वो यहाँ पर दिया गया, आप अच्छे से देख लेना, मैं बताऊँगी तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट कह रहे हैं कि दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से भारत के 105वें राष्ट्रीय उद्यान का चयन करें। ऑप्शन है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, बी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, सी ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान एंड डी रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। अब बताना है इनमें से 105वें राष्ट्रीय उद्यान का चयन करना है। बात करें तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कालेसर आपका हरियाणा में, गुरु घासीदास आपका छत्तीसगढ़ जिसे संजय बोलते हैं, असम में आपका रायमोना है, और दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान यह असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का 106वां। तो इसलिए ये आपका रायमोना डी ऑप्शन सही हो जाता है। इधर आप इसको ट्रांसलेशन को देख लें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है बाघ परियोजना 1975, सेकंड लाल पांडा परियोजना 1996, थर्ड थामिन मृग परियोजना 1977, फोर्थ कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, फिफ्थ गैंडा परियोजना 1989। तो ऑप्शन है ए केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बी केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी केवल सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, या डी उपरोक्त सभी। बताना है कि इनमें से जो सही विकल्प हैं या जो परियोजनाएं दी गई इनमें से कितनी परियोजना सही हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। पहला तो आपको पता है बाघ परियोजना आपकी कब आई थी, 1973 में आई थी, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक पहले ही गलत हो जाएगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य ओडिशा, बी महानदी हाथी अभ्यारण्य ओडिशा, सी संबलपुर हाथी अभ्यारण्य ओडिशा एंड डी सिंह भूमि हाथी अभ्यारण्य ओडिशा। अब इसमें से विषम विकल्प का चयन करना है। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो डी जो सिंह भूमि बता रहे हैं, ठीक है। तो मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य आपका महानदी हाथी अभ्यारण्य, संबलपुर हाथी अभ्यारण्य, वैतरणी हाथी अभ्यारण्य तथा दक्षिणी ओडिशा हाथी अभ्यारण्य, ये सभी ओडिशा में पड़ते हैं, ठीक है। लेमरू हाथी अभ्यारण्य तथा बादलखोड़ तमोर पिंगला हाथी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर विषम विकल्प की जो बात कर रहे हैं, तो जो सिंह भूम हाथी अभ्यारण्य ये आपका झारखंड में पड़ेगा, ना कि ओडिशा में, इसलिए ये आपका हो जाता है विकल्प गलत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून उत्तराखंड, बी जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल, सी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान एंड डी लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। अब इसमें से जो गलत है वो बताना है। आंसर की बात करेंगे तो कह रहे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये वन उत्पादकता संस्थान रांची झारखंड, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसलिए ये आपका है यहाँ पर गलत सुमेलित। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल सारे दोस्त यह जो भी है ये देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है वनों में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट तथा अन्य लोगों द्वारा चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया था। बी साइलेंट वैली आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के उद्देश्य से 1973 में शुरू किया गया था। सी मैती आंदोलन को वर्ष 1994 में उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था एंड डी इनमें से कोई नहीं। वैसे तो फिलहाल हमें गलत ऑप्शन को ही बताना है इस क्वेश्चन में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल बता रहा है कि गलत हो जाता है। वनों में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट तथा अन्य लोगों द्वारा चिपको आंदोलन, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया था। देखो आंसर के हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन आपका गलत नहीं होगा, ये तो सही है, डी ऑप्शन होना चाहिए। बट फिर भी इसमें ये मिसमैच है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है या आंसर मिसमैच है तो फिर उसको अभी छोड़ना ठीक है, गलत आंसर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है कि पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था या व्यक्ति को प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, बी सासाकावा पुरस्कार, सी राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार या डी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो अब बताना है कि इनमें से कौन सा दिया जाता है। तो अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार वन्यजीव के संरक्षण के प्रति साहस और अनूठनीय योगदान के लिए दिया जाता है। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से देख लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए महेश चंद्र मेहता फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, बी राजेंद्र सिंह वाटर मैन ऑफ इंडिया, सी कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया एंड डी रविंद्र कुमार सिन्हा डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। अब इनमें से गलत विकल्प जो भी है वो बताना है। तो ऑप्शन ए महेश चंद्र मेहता, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि भारत के वन पुरुष के नाम से जाने जादव पाएंगे असम राज्य से हैं जादव पाएंग, ठीक है, उनका नाम है। जो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं वो हो हैं जादव पाएंग। हाँ, मेरे आसपास कुछ आवाज़ें आती रहती तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनको सुने, ये चाहते हैं कि ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इनको कितनी भी बार मना करो कि, पर फिर भी कुछ लोग हैं यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि मतलब उनकी वॉइस बहुत सारे लोग सुने। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है मेरे पास में, तो सॉरी उसके लिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ये सुन रहे हैं कि मैं पेपर पढ़ रही हूँ, लेकिन ये जानबूझ के और ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है बेलाडोना से प्राप्त एट्रोपिन का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, बी सिंकोना पेड़ की छाल से प्राप्त हाइड्रॉक्सी क्लोरीन का उपयोग मलेरिया रोधी दवा के रूप में किया जाता है, सी पोस्त से प्राप्त मार्फिन का उपयोग संवेदनाहारी दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कौन सा गलत विकल्प है वो बताना है। तो डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा हो जाता है सही। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए COP 13 बाली कार्य योजना पेश की गई थी, बी COP 10 क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, सी COP 16 हरित जलवायु कोष की स्थापना एंड डी COP 24 पेरिस समझौते के लिए नियम पुस्तिका। अब इसमें से कौन सा गलत है तो वो बताना है। तो बी हो जाएगा COP 10, है ना। तो ये आपका जो कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट मध्य प्रदेश राज्य में भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल है, सेकेंड लोकटक झील भारत का सबसे उत्तरी रामसर स्थल है, थर्ड उलर झील भारत का सबसे पूर्वी रामसर स्थल है, एंड फोर्थ नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत का सबसे पश्चिमी रामसर स्थल है, फिफ्थ अष्टमुडी या अनाईमुडी झील भारत की सबसे दक्षिणी रामसर स्थल है। तो कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी केवल सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी केवल फोर्थ और फिफ्थ, या डी उपरोक्त सभी। बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की तो बताना है हमको। यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनना है। तो बात करें तो आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में भारत में सबसे अधिक 16 रामसर स्थल हैं, इसलिए पहला भी गलत। उलर झील भारत का सबसे उत्तरी रामसर स्थल है, ठीक है। वुलर झील भारत का पूर्वी नहीं बल्कि उत्तरी रामसर स्थल है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत का सबसे पश्चिमी रामसर स्थल है, ये बोल रहे दक्षिणी, इसीलिए हाँ भारत का सबसे पश्चिमी रामसर स्थल है। तो ये आपका सही है एंड फिफ्थ भी सही है। तो ये टेस्ट सीरीज होती है कंप्लीट। अब इसमें से जो भी कमियां हो, जो भी चीज़ें ना समझ में आ रही हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने कोशिश की कि आपका बहुत कम से कम समय में सारे क्वेश्चन सॉल्व हों, पर कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट है वो नहीं बदल सकता। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।